हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लॉ के साथ नई शुरुआत में। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में और देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। ठीक है। भारत क्या बात करेंगे हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। भारत का जो संविधान है भारत के राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। भारत के राष्ट्रपति को दो भागों में शक्तियां प्रदान की गई है। पहली शक्तियां है सामान्य शक्तियां, दूसरी शक्तियां आपातकालीन शक्तियां। ठीक है। तो आपातकालीन शक्तियां हैं और दूसरी पहली है आप सामान्य शक्तियां। सामान्य शक्तियों में क्या क्या है? सामान्य शक्तियों में है कार्यपालिका की शक्ति, विधायिका की शक्ति, वीटो शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्त शक्तियां, सैन्य शक्तियां। ये सारी जो शक्तियां हैं वो आपकी सामान्य शक्तियों में शामिल है। और दूसरी है आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियों में तीन प्रकार की शक्तियां शामिल हैं। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। इन सबको हम बारी बारी जानेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियों में क्या क्या वर्णित है। तो सामान्य शक्तियों से शुरू करते हैं। पहला बिंदु हमारा कार्यपालिका शक्ति। क्या है? कार्यपालिका शक्ति। इसमें अनुच्छेद 74 में वर्णित है। अनुच्छेद 74 में वर्णित है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति की सहायता के लिए और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। ये तो हो गई अपनी 74 की बात। अब अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत सरकार के सारे कार्य तभी पूरे होंगे जब राष्ट्रपति की उन पर हस्ताक्षर या मोहर लगा दें। ठीक है, मंजूरी दे दें, तभी ये सारे कार्य पूरे होंगे, अन्यथा ये सारे कार्य पूरे नहीं होंगे। ठीक है। अनुच्छेद 78 कहता है राष्ट्रपति को संघ के मामले में सूचना पाने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति को संघ के मामले में सूचना प्रदान करने का अधिकार होता है। और सुनिए, अगला है इसमें राष्ट्रपति को लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा और नियम बनाने का अधिकार है। क्या है? लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, सेवा और नियम बनाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। ठीक है। अब इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? राष्ट्रपति SC ST OBC की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। क्या कर सकता है? SC ST OBC की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। अब अगले अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 के तहत क्या कहता है कि राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। किसका गठन करेगा? एक अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन कर सकता है। कौन कर सकता है? यह कर सकता है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के पास कुछ पदों पे नियुक्ति देने की शक्तियां होती हैं। कौन कौन से पद होते हैं? देखिए, राष्ट्रपति की नियुक्ति करने की शक्तियां, राष्ट्रपति की नियुक्तियां करने की शक्तियां, जिसमें वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, संघ के मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो चाहते हैं। और राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति करता है वो कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। और अंत में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति करता है। यह सारी शक्तियां राष्ट्रपति को मिलती हैं। किसमें? सामान्य शक्तियों, कार्यपालिका शक्ति में। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन कौन सी है? अनुच्छेद 79 के तहत संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ राष्ट्रपति
भी संसद का अभिन्न अंग होते हैं। क्या कहा है 79 में? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के एक अभिन्न अंग होंगे। ठीक है, अब ये समझते हैं। राष्ट्रपति प्रथम शस्त्र को संबोधित करता है। ठीक है, वह संयुक्त बैठक क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा को इकट्ठा बुलाना। ठीक है, अधिवेशन बुलाने और भाषण देने का जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। और एक साल में 2 बैठक बुलाना अनिवार्य। एक साल में 2 बैठक बुलाना राष्ट्रपति को अनिवार्य है। वो ज्यादा भी बुला सकता है, कम भी बुला सकता है। ठीक है, आगे क्या है? राष्ट्रपति उनके अधिवेशन का सत्राह्वान करता है। राष्ट्रपति अधिवेशन का सत्राह्वान करता है और लोकसभा भंग करने की शक्ति रखता है। क्या कर सकता है? और लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके बाद होती है? राष्ट्रपति के बाद। सत्राह्वान अभी हमने देखा था क्या है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा सभा को समाप्त कर दे, खत्म कर दे। रोक लगाने का जो मतलब अधिवेशन को रोक लगाने का जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में नहीं है। ठीक है, अभी क्या? अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 क्या कहते हैं? यह बताता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के एक अल्प भारतीय समुदाय क्या? राष्ट्रपति लोकसभा के लिए अल्प भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। 2 सदस्यों को। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होंगे? 2। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र में अन्य और भी क्षेत्र होते हैं। इसमें 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 सदस्य। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों को कौन मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति। ये विधायी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक विधि नहीं बन सकता। ठीक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक बिल नहीं बन सकता। अगर आपको कोई भी विधेयक बिल बनवाना है तो राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कौन से विधेयक हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना पेश नहीं किए जा सकते। कि पहले राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए, उसके बाद में आप विधेयक को ला सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। अब इसमें अनुच्छेद 3 के तहत कहा है कि नए राज्यों के निर्माण में जो भी विधेयक लाओगे पहले राष्ट्रपति से पारित कराया जाएगा। राज्य की सीमा में अगर कोई परिवर्तन करना है तो आप पहले किन के पास आएंगे? राष्ट्रपति के पास आएंगे, उनकी अनुमति लेंगे, फिर उसके बाद लोकसभा में लेके जाएंगे। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक या संचित निधि के विधेयक। ठीक है, धन विधेयक और संचित निधि के विधेयक जो होते हैं उनमें राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति चाहिए ही चाहिए। राज्य हित से जुड़े जो भी विधेयक होंगे उसमें भी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति चाहिए। विधेयक को एक बार पुनः विचार के लिए वापस कर सकते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, विधेयक को एक बार पुनः विचार के लिए वापस कर सकते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आगे। अगली पावर क्या है? राष्ट्रपति के बाद अगली पावर क्या है? अगली पावर है राष्ट्रपति का वीटो शक्तियां। वीटो शक्तियां क्या होती है राष्ट्रपति की? देखते हैं। वीटो शक्तियां, वीटो का मतलब होता है रोकना। क्या होता है? वीटो मतलब होता है रोकना। ठीक है, ये 3 प्रकार की वीटो होती हैं। अत्याधिक वीटो, निलंबन वीटो, पॉकेट वीटो। ठीक है, 3 प्रकार की वीटो पावर होती है राष्ट्रपति के पास। तो चलिए अत्यांतिक वीटो की तरफ बढ़ते हैं। अत्यांतिक वीटो ब्रिटिश से लिया गया है। ठीक है, अत्यांतिक वीटो ब्रिटिश से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटिश से लिया गया है। ये गैर सरकारी विधेयक पर लगाया जाता है। मतलब जो व्यक्ति मंत्री ना हो और उसके द्वारा विधेयक लाया जाए तब राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग करते हैं गैर सरकारी विधेयक पर रोक लगाने के लिए। ठीक है, तब राष्ट्रपति इसका प्रयोग करते हैं और उस विधेयक को अपनी राय के लिए सुरक्षित अपने पास रख लेते हैं। इस वीटो का इस्तेमाल या प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर
करते हैं, ठीक है, इस वीटो का जो भी मतलब प्रयोग करेंगे तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेंगे। और अगर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पूर्व लोकसभा भंग हो जाए तो नई मंत्रिपरिषद की सलाह पर आप राष्ट्रपति इस पे स्वीकृति देंगे या जो भी इनको करना है वो करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली वीटो पावर निलंबन वीटो पावर। निलंबन वीटो पावर क्या होती है? बहुत बढ़िया चीज है। इस वीटो में राष्ट्रपति को भेजा गया कोई विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद में पुनर्विचार के लिए वापस किया जा सकता है। क्या? राष्ट्रपति द्वारा संसद में पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस किया जा सकता है। सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। किया तो जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति संविधान में संशोधन करें या ना करें, ठीक है, संविधान में दोबारा संशोधन करें या ना करें, विधेयक को जब एक बार उन्होंने भेज दिया, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति ने कहा कि आपको ये इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, अब वह दोबारा विधेयक को पुनर्विचार के बाद अगर वो भेजते हैं, स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रपति के बाद भेजते हैं, उसमें चाहे वो संशोधन करें या ना करें, तो दोबारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता। अब दोबारा में क्या है, राष्ट्रपति को अब स्वीकृति देनी होगी। क्या होगा? राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी होगी। और राष्ट्रपति कौन कौन से जो मतलब विधेयक हैं जो वापस नहीं कर सकते पुनर्विचार के लिए? संविधान संशोधन, धन विधेयक पर पुनर्विचार के लिए वापस नहीं किया जा सकता है, ये याद रखना। ये इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो को जेबी वीटो भी कहा जाता है, ठीक है। यह अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। यह वीटो राष्ट्रपति को विधेयक को अनिश्चित काल के लिए, राष्ट्रपति के लिए विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रोक सकते हैं। रोक लगाने की इसमें पूरी उनके पास स्वीकृति है, मतलब परमिशन है, शक्तियां हैं कि अगर उनको कोई विधेयक लग रहा है कि इसे पारित नहीं किया जाता तो वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके वह विधेयक को अपने पास अनिश्चित काल के लिए भी रख सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति स्वीकृति देता है और नहीं देता, पुनर्विचार के लिए वापस करता है नहीं करता, इसके लिए कोई भी बाध्य नहीं है। इस वीटो में विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रोक लेते हैं। राष्ट्रपति ना तो इस पर स्वीकृति देता है और ना ही पुनर्विचार के लिए वापस करता है, ठीक है। ये अपने पास वो रख लेते हैं। सर्वप्रथम 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संबंध में इसको इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं अगली पावर की। अगली पावर क्या? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अध्यादेश जारी कब किया जा सकता है? ऐसे क्वेश्चन में अध्यादेश क्या है, अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है, अध्यादेश किन किन विषयों पे जारी किया जा सकता है, ये सारी बातें आती हैं, ठीक है। इन सबको हम सीखेंगे क्या क्या है इसमें, जो भी बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 123 1 2 3, बस अध्यादेश 1 2 3 याद रखना, बहुत आसान है। तो अनुच्छेद 123 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। क्या होती है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसमें राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश उस स्थिति में जारी किया जा सकता है, उस स्थिति में जारी किया जा सकता है जिसमें संसद की दोनों सदनें ना चल रही हो, ठीक है। संसद की दोनों सदनें ना चल रही हो, ठीक है। दोनों सदनों का मतलब अधिवेशन ना चल रहा हो, ठीक है। या संसद की एक सदन चल रही हो और एक ना चल रही, मान लीजिए लोकसभा चल रही है, राज्यसभा नहीं चल रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि राज्यसभा चल रही है, लोकसभा, कोई सी भी एक सदन ना चल रही हो, तो कोई भी एक सदन कभी विधि नहीं बना सकती, कोई भी एक सदन कभी कानून नहीं बना सकता। इस चीज को आप याद रखें कि कोई भी एक सदन कानून नहीं बना सकता। इस स्थिति में अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं। किस स्थिति में? राष्ट्रपति को 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है जिनमें संसद के दोनों सदन ना चल रही हो या संसद की एक सदन चल रही हो, एक सदन ना चल रही हो, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है।
संसद कोई विधि नहीं बना सकता, ठीक है। अब अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। अब आगे देखते हैं, अध्यादेश जारी करने की अधिकतम अवधि 6 माह से 6 सप्ताह होती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति 6 माह से 6 सप्ताह होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिन पर संसद को विधि बनाने का हक है, मतलब जिस पर वो संसद विधि बना सकती है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रपति उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिन पर संसद कानून बना सकती है, अन्यथा कोई भी ऐसा अध्यादेश जारी नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वही अध्यादेश जारी कर सकते हैं, सामान्य भाषा में समझ लीजिए कि वही अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिस अध्यादेश पर संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 13 का क्या कहता है? अनुच्छेद 13 का विधि शब्द के अंतर को बताता है कि विधि शब्द के अंदर अध्यादेश भी आता है, विधि शब्द के अंदर अध्यादेश शब्द भी आता है, और जिसमें अध्यादेश की वही संवैधानिक सीमाएं होंगी, अध्यादेश की भी वही संवैधानिक सीमाएं होंगी जो संसद द्वारा विधि की होती हैं। संसद द्वारा विधि मतलब जो कानून बनाया जाता है उसकी जो सीमा होती है वही अध्यादेश की सीमा होंगी। विधि की क्या सीमा होती है कि किसी के भी मौलिक अधिकार को ना तो बदला जा सकता है ना ही समाप्त किया जा सकता है। क्या? किसी के भी मौलिक अधिकार को ना तो बदला जा सकता है ना समाप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार अध्यादेश भी वही करेगा, ना किसी के मौलिक अधिकार को बदल सकता है ना किसी को समाप्त कर सकता है। ऐसा अध्यादेश कौन जारी कर सकता है? राष्ट्रपति, ठीक है। ये तो हमारे हो गए अध्यादेश जारी करने की शक्तियां। चलिए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। अगली शक्ति कौन सी है? राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति है ये, सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति क्या है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय, ठीक है, 124 के तहत उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, और अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालयों से परामर्श करने का अधिकार। आप समझते हैं, अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यह न्यायिक शक्ति है उनकी। अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, और 143 के तहत उनके पास यह पावर होती है कि वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? परामर्श कर सकते हैं। अनुच्छेद 72 सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। अनुच्छेद 72 क्या कहता है? क्षमादान। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त की गई है, जिसमें राष्ट्रपति के पास अपराध के दोषी की अपराधी के अपराध को या दंड को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। यह आपकी जो शक्तियां हैं यह कुछ प्रकार से हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी। पहली है क्षमादान, दूसरी है प्रविलंबन, तीसरी है परिहार, चौथी है विराम, और पांचवी है लघुकरण। तो पहले हम देखते हैं क्षमा। क्षमा क्या है? ठीक है, क्षमा का मतलब होता है क्षमा, दोषी के पूरे दंड की समाप्ति कर देना, उसे क्षमा कर देना, चाहे उसे फांसी हो, आजीवन काल का उसे कारावास हो, कठोर कारावास हो, कैसा भी कारावास हो, पूरा कारावास क्षमा कर देना। प्रविलंबन, राष्ट्रपति द्वारा मौत की सजा को स्थायी रूप से निलंबित कर देना। कि प्रलंबन क्या होता है? किसी की मौत की सजा को अस्थायी रूप से निलंबित कर देना, ठीक है। परिहार, दोषी के दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम कर देना। समझ रहे हैं? किसी दोषी को कठोर कारावास मिला 1 साल का, तो वो कठोर कारावास रहेगा, लेकिन उसकी अवधि अगर 1 साल की तो 6 माह कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मतलब परिहार में। विराम, दोषी को कुछ विशेष परिस्थितियों में सजा कम कर देना, जैसे कि गर्भवती महिला होती है तो उस पीरियड में उनके लिए क्या नाम है थोड़ी सी सजा विराम कर दी जाती है कि अभी आप सजा के काबिल नहीं हैं, आप मतलब डिलीवरी के बाद में आपको फिर से सजा दी जाएगी। लघुकरण का मतलब दंड की प्रकृति को बदल देना। दंड की प्रकृति क्या होती है? जैसे साधारण कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल देना। ये सारी शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति के पास हैं, और राष्ट्रपति इसमें जैसे सेना न्यायालय ने कोई मतलब सजा दिया तो उसको भी परिवर्तन कर सकता है। कोर्ट मार्शल को भी राष्ट्रपति रोक सकता है, ठीक है।
ये हो गई राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां क्या है? वित्तीय शक्तियां क्या है देखते हैं। राष्ट्रपति की वित्तीय, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री द्वारा संसद के दोनों सदनों में वार्षिक वित्तीय वितरण, जिसे हम बजट कहते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय वितरण, जिसे हम बजट कहते हैं, राष्ट्रपति के नाम से पेश किया जाता है। किसके नाम से पेश किया जाता है? राष्ट्रपति के नाम से पेश किया जाता है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का पूरी तरह नियंत्रण होता है और संसद की अनुमति के बिना वह कुछ धनराशि सरकार को भी दे सकती है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की अगली शक्ति, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियां कौन कौन सी होती हैं? अनुच्छेद 52(2) के तहत राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52(2) के तहत राष्ट्रपति भारत के थल सेना, वायुसेना, नौसेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। उन सबका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति हो। सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। किसी भी देश के साथ युद्ध व शांति स्थापित करने की जो भी घोषणा करेंगे वह राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, किंतु यह शक्ति का इस्तेमाल किसी भी देश के साथ युद्ध की घोषणा व शांति घोषणा राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन किंतु इस चीज की जो भी घोषणा करेंगे वह अपने मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना नहीं करेंगे। किसके बिना? मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां हमने बताई थी आपको 3 प्रकार की है। राष्ट्रीय आपात, ठीक है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और आपका वित्तीय आपात। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्या है? राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात 352। यह क्या कहता है कि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, भारत या उसके क्षेत्र की सुरक्षा अगर संकट में है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। वो भी कब? मंत्रिमंडल की लिखित स्वीकृति जरूरी है इसमें, तब कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कब कब लागू हुआ? 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया तब लागू हुआ। 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तब लागू हुआ। 1975 में कांग्रेस द्वारा अतिरिक्त अशांति के कारण ये लागू हुआ। यह 3 बार लग चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन 356 में किसी राज्य की शासन संविधान, मतलब किसी राज्य का शासन संविधान में लिखे कानून के अनुसार नहीं चल रहा, ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति को, सुनिए, किसी राज्य का शासन संविधान में लिखे कानून के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो अगर राष्ट्रपति को लग रहा है कि संविधान में लिखे कानून के तहत यह राज्य या यह देश नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है तो वह राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति को संसद से 2 महीने के अंदर, ये लगाने के बाद 2 महीने के अंदर संसद की स्वीकृति लेनी होती है। सबकी स्वीकृति लेनी आवश्यक है। न्यूनतम 6 माह तक लग सकता है, अधिकतम 6 साल तक राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आखिरी हमारा पॉइंट बचा है वित्तीय आपात, और उसके बाद में हमारी राष्ट्रपति की सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। वित्तीय आपात में क्या दे रखा? वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाए जिसमें संघ या उनके राज्य क्षेत्र किसी भाग के वित्तीय स्थायित्व या शाखा संकट में है, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे, और यहाँ पे हमारी राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ समाप्त होती हैं। तो अगली वीडियो में हम फिर आगे बात करेंगे कि अगला, मतलब राष्ट्रपति के बाद में जो भी होगा मंत्रिपरिषद, उसके बारे में बात करेंगे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।